अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस पॉलिटिकल टर्मोइल में और पॉलिटिकल अपहीवल में आपकी मौजूदगी इस चैनल के लॉन्चिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर से इस हालत में जब पूरे देश में एक विकल्पहीनता की स्थिति महसूस की जा रही है और ख़ास तौर से एक वर्ग की तरफ से लगातार एक कोशिश हो रही है कि जनता में मैसेज दिया जाए कि इस समय देश विकल्प विहीन है, अल्टरनेटिव नहीं है, राजनीतिक कोई अपोजिशन की आवाज़ नहीं है। उस हालत में आपने पहले लोकसभा के पिछले चुनाव में एक मजबूत विकल्प पेश किया और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरह से आपकी पार्टी ने आपके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के बाद ये सबसे बड़ी कामयाबी थी जो आपके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव जीता था लोकसभा का। हम सबको पता है कि नेताजी के टाइम में किस तरह से पार्टी ने अपनी बुलंदी हासिल की थी और उस समय भी लोकसभा की मैक्सिमम सीटें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी अकेले जीती थी। उसके एक लंबे अंतराल के बाद अखिलेश जी आपके नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। आज पूरे देश में एक नया डिबेट चल रहा है कि अब एनडीए के मुकाबले इंडिया अलायंस पूरी तरह बिखर गया है। इंडिया अलायंस के जो सबसे मजबूत स्तंभ थे टीएमसी, वो विभाजन के कगार पर है। ऐसी स्थिति में पूरा देश और उत्तर प्रदेश, जहां की 2027 में चुनाव होने जा रहा है, वो आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को खास तौर पर यह उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने पिछले लोकसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की थी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी आपकी पार्टी आपके नेतृत्व में एक मजबूत चुनौती पेश करेगी। मैं अपनी बात संक्षेप में कहते हुए सीधे इंडिया अलायंस जो पिछले दिनों बैठक हुई थी, उस बैठक में जितनी बातें हुई थी उस बातों को एक राहुल गांधी की तरफ से एक छोटा सा वीडियो क्लिप जारी करके देश की जनता को बताने की कोशिश की गई थी और आप सभी मित्र दलों से भी कांग्रेस की तरफ से अपील की गई थी। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस में जो बैठक हुई, अब वो तो पब्लिक डोमेन में है, राहुल ने पब्लिक डोमेन में कर दिया है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। टीएमसी के विघटन और विभाजन के बाद आप किस तरह से इंडिया अलायंस को एक मजबूत विकल्प बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और उत्तर प्रदेश में आपकी तरफ से किस तरह की रणनीति पर काम चल रहा है जिससे कि एनडीए को आप कड़ी चुनौती पेश कर सके। एक छोटा सा पहले हम अखिलेश जी के बारे में बता देते, एक छोटा सा जो है हम क्लिप चलाना चाहते हैं जिससे कि जनता भी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो अखिलेश जी के प्रभाव से, अखिलेश जी के व्यक्तित्व से या अखिलेश जी के किसी भी स्वभाव से वाकिफ ना हो। एक क्लिप चलाइए जरा। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। युवा नेतृत्व, विकासवादी सोच और जनहित के मुद्दों को मुखरता से उठाने के लिए आपकी पहचान पूरे देश में है। राजनीति में आपने एक आधुनिक और प्रगतिशील सोच के साथ अपनी अलग छवि बनाई है। मुख्यमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान आपने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की। जनता के बीच आपकी सहज पहुंच और जमीनी मुद्दों पर सक्रियता आपको एक लोकप्रिय जननेता के रूप में स्थापित करती है। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आप लगातार किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेशन 27 की लॉन्चिंग सेरेमनी में हम ऐसे अनुभवी और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा और जनसेवा के माध्यम से करोड़ों लोगों का विश्वास अर्जित किया है। अखिलेश यादव जी, नेशन 27 की लॉन्चिंग सेरेमनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं इस मौके पर नेशन 27 से जुड़े हुए सबसे पहले वह ब्रजेंद्र सिंह जी का, हमारे साथ जो बैठे हैं
दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथी वाशिंद मिश्रा जी, अभिनव जी और नेशन 27 से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नेशन 27 ने साबित कर दिया है कि ये चैनल आने वाले समय में नेशन तो बनाएगा ही बनाएगा 27 में, और उसमें उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए मैं आप नेशन 27 को बधाई दूंगा। मैं हालांकि मैं सोचता हुआ आया कि नेशन 27 एक दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं, तो 24 घंटे के पत्रकारिता तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि 3 घंटे आप लोग उनकी भी जानकारी करेंगे जो अंडरग्राउंड हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, जो इस देश को घुन लगा रहे हैं, उनकी भी सच्चाई सामने लाने का काम करेंगे। इधर हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे चैनलों की प्रतिष्ठा रहे, उसको लेकर के आपके चैनल में धन सरोकार नहीं होगा, जन सरोकार से आप लोग राजनीति करने का काम करेंगे। इधर टीआरपी एक नई भाषा है। जिस समय आप पीडीए के लोगों का दुख दर्द तकलीफ 90% लोगों को दिखाएंगे तो अपने आप टीआरपी आपकी सबसे ऊंची पहुंच जाएगी। इधर जो देखने को मिलता है 5% लोगों के उन्हीं के लिए पत्रकारिता हो रही है, लेकिन जब आपको टीआरपी चाहिए तो हमें पूरा भरोसा है नेशन 27 95% 90% मान के चलिए उनको जो पीडीए है उनकी बातें जरूर होंगी आपके चैनल के माध्यम से। हालांकि वासिम मिश्रा जी ने बहुत सी जानकारी जो उन्हें है भी और जो चीज उन्हें जानकारी मिली भी होगी। मैं पहले दिन से ये कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। यही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा भी और उनका सफाया करने का काम करेगा। एनडीए का मुकाबला पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन मुकाबला करेगा। पीडीए की रणनीति का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहे हैं, और पीडीए की रणनीति की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी संगठनों से, सहयोगी दलों से न जाने क्या क्या सुनते हैं, न जाने क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है, लेकिन अपने सहयोगी साथियों को छोड़ नहीं सकते। सहयोगी साथियों को झूठा सम्मान देने के लिए कई बार देखते होंगे हम, उनको बनावटी सम्मान भी दिया जाता है, बनावटी चीजें भी उन्हें पेश की जाती हैं। तो जनता इस बार महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, बीजेपी पिछले 10 साल से ज्यादा समय हो गया है विश्व गुरु की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इतने पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द किसी सरकार में नहीं हुई होंगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। इनकी विदेश नीति असफल है। हालांकि दुनिया में कोई सरकार का मुख्य व्यक्ति इतना विदेश नहीं गया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े विश्वगुरु हैं वो विश्व में जाने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति असफल हुई है। उसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, बंगाल का चुनाव हमने देखा, वो चुनाव नहीं था, और उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा समझ सकते हैं इस बात को। हमारे साथ आदरणीय अवधेश प्रसाद जी बैठे हैं, ये अयोध्या से जीत करके आ गए। बीजेपी को स्वीकार ही नहीं हुई इनकी जीत। इन्होंने रणनीति बनाई बीजेपी के लोगों ने कि इन्हें कैसे इनको चुनाव हराया जाए। फोर्स मनमानी लगा ली, अधिकारी मनमानी लगा लिए, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। हजारों संख्या में बाहर से लोग आए और उन्होंने मतदान किया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पहली तस्वीर लोगों ने देखी होगी, अगर वो देखते होंगे वो तस्वीर,
जहां पर एक पुलिस का अधिकारी अपनी सर्विस रिवॉल्वर को लगा करके और तान करके महिलाओं को वोट नहीं डालने देना चाहता था। लेकिन उन बहादुर महिलाओं को बधाई देता हूं कि उस पुलिस अधिकारी की जो रिवॉल्वर थी उसकी परवाह नहीं की उसने, और मतदान कर करके आए। पुलिस ने पहले कहीं वोट डाला होगा प्राइवेट ड्रेस पहन करके, तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पुलिस ने वोट डाला। बंगाल में तो अभी देखा है हम लोगों ने, दीदी जीती थी और मतदान भी उनके पक्ष में हुआ। लेकिन जिस तरह से फोर्स का काम हो रहा है, कोई कल्पना कर सकता है कि एयरफोर्स आर्मी लगाई जा रही है चीजों को नियंत्रण करने के लिए। इन्हीं के लोग पेपर लीक करा रहे हैं, परीक्षाएं रद्द इन्हीं के लोग करा रहे हैं, और इन्हीं की सरकार फौज का इस्तेमाल कर रही है, हवाई जहाज ले रही है कि पेपर कहां तक पहुंचाए जाएं। इससे खराब सरकार और क्या हो सकती है। अखिलेश जी, आपने चर्चा की उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस की कि किस तरह से उसमें रिगिंग करके और रूलिंग पार्टी ने विजय हासिल की थी। अभी बंगाल का चुनाव का भी आपने जिक्र किया। अगर माना जाए, जनता में बहुत एक भय है कि अगर बंगाल का मॉडल उत्तर प्रदेश में रिपीट होता है तो उसको काउंटर करने के लिए आप लोगों के पास क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बताई नहीं जा सकती। अगर बता दी तो वो अंडरग्राउंड लोग जो हैं वो जान जाएंगे, और हम तो ये मानते हैं कि लाल रंग अपना रंग है, और यहां तो लाल रंग के लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं। हमें आपका देखिए अखिलेश जी, लाल रंग की आप बार बार बात हुई, इसके अलावा तो इसका मुकाबला हमारा कार्यकर्ता और सबसे बड़ी बात है जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी बीजेपी को हराया है, अभी कुछ दिन पहले ही हारे बीजेपी के लोग, और इस बार जनता ने बहुत मन मनाया है इसको हराने के लिए। अभी नौकरियों को लेकर के मैंने पीडीए ऑडिट किया था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा वो किताब का एक पन्ने का जवाब दे दें। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो 10 साल में जो नौकरियां लगी हैं उसमें जो हम ढूंढ पाए हैं 10,000 से ज्यादा पीडीए के लोगों की नौकरी छीनी गई है। इसका जवाब बीजेपी के पास हो तो कोई बताए। और आज तक जो बुलडोजर चला है 90% पीडीए के लोगों पे बुलडोजर चला है। आप देख लीजिए कहीं बुलडोजर की जो चला हुआ है 90% बुलडोजर पीडीए के लोगों पर चला है। और जो इनकाउंटर हुए हैं, एक एक इनकाउंटर में बता सकता हूं। हमारे बहुत सारे साथी हैं, हालांकि दूसरे दल के हैं, उन्होंने खुद उंगली उठाई कि अभी गाजीपुर में फेक इनकाउंटर हुआ है। एक बहन, उसके भाई की हत्या हुई थी और हत्या को लेकर के कोई उसकी सुनवाई नहीं थी। वो पूरा परिवार मुझसे मिलने आया था, और जब परिवार मिला तो मैंने कहा डीजीपी साहब से मिलके आइए आप। मैंने भेजा डीजीपी साहब के पास, और जब भेजा उसके बाद अगले दिन ही इनकाउंटर कर दिया सरकार ने। हाई कोर्ट कह रहा है कि सरकार करवा रही है इनकाउंटर, तो आप बताइए कहां कानून है। तो ये जो सब घटनाएं हो रही हैं, इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महंगाई की पे ये सरकार बोलती नहीं है। बिजली के मीटर जनता ने उखाड़ के फेंक दिए। इन्हें शहर स्मार्ट बनाने थे। वादा तो ये था कि हम शहर स्मार्ट बनाएंगे, और कहां स्मार्ट मीटर लेके आ गए जनता के लिए। यहां की जनता ने देखा कि धोखा हो रहा है हमारे साथ। पूरे उत्तर प्रदेश से स्मार्ट मीटर फेंक दिए गए। सरकार बताए कि इन्हें इनके स्मार्ट मीटर क्यों फेंक दिए गए, और स्मार्ट मीटर में न जाने कौन सी चिप लगा रखी थी कि स्मार्ट मीटर इतनी रफ्तार से भाग रहे थे और इतना बिल आ रहा था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, ये बात तो सार्वजनिक तौर पर देखने को मिली है कि बिजली मंत्री और बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके बीच में ही तालमेल नहीं है, और बिजली मंत्री को सोशल मीडिया और प्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है अपने अधिकारी को नियंत्रित करने के लिए। एक और बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला पिछले दिनों, जब कई राज्यों में एसआईआर हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था,
उत्तर प्रदेश में एसआईआर में जो कोशिश हो रही थी एनडीए की तरफ से कराने की, उसका बहुत मजबूती और प्रभावी तरीके से आपके कैडर ने जवाब दिया और ब्लॉक स्तर से लेके तहसील स्तर से लेके और राज्य मुख्यालय तक हर बूथ पर आपके कैडर के लोगों ने, आपके वर्कर्स ने बहुत ही हिम्मत के साथ मुकाबला किया। तो इस आधार पर तो कहा जा सकता है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति फर्क है। बंगाल में टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, बंगाल में टीएमसी का एक लंबा रिकॉर्ड भी था ममता दीदी का बीजेपी के साथ मिलके पॉलिटिकल अलायंस करने का और बंगाल में सरकार चलाने का। उत्तर प्रदेश में अलग है। समाजवादी पार्टी का क्रेडेंशियल प्रूव्ड है कि समाजवादी पार्टी कभी भी सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी और उन फिरका परस्त ताकतों से समझौता नहीं किया। ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है कि आपने विपक्ष में रहना पसंद किया। अगर आप चाहते तो आप सरकार बना सकते थे, बीजेपी आपकी सरकार बनवा देती, लेकिन आपने नहीं पसंद किया। तो ये सारी चीजें तो है जिसके दम पर उम्मीद की जाए और आपकी बात प्रदेश की जनता को भी भरोसा करना चाहिए कि आने वाले चुनाव में आपके कैडर आपके नेतृत्व में एनडीए को कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन वासिफ सर, वहीं पे इन्होंने जो है, आपने कहा कि कभी भी जो है ये सत्ता के साथ वो नहीं रहते, सत्ता का हमेशा विरोध करते हैं, खुलकर अखिलेश जी विरोध करते हैं, इसमें कहीं कोई छुपा नहीं है। लेकिन वही प्रधानमंत्री कहते हैं कभी कभी अखिलेश जी हमारी मदद भी कर देते हैं, वो क्या राज है? अब आप बता दीजिए। ये तो पॉलिटिकल ट्रैप है। नहीं, मैं शुरू करता हूं बिजली से। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात। क्योंकि इधर आप देख रहे होंगे कि मंत्री, अधिकारी और सरकार में तालमेल नहीं है बिजली को लेकर के। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी किसी को काम नहीं करने देना चाहते हैं, हर काम वो खुद करना चाहते हैं। अगर कोई इंजीनियर सड़क डिजाइन कर रहा होगा तो कोई इंजीनियर का उसकी पेंसिल है, स्केल है और तमाम चीजें उठा के फेंक देंगे, बोला मैं डिजाइन करूंगा। तो मुख्यमंत्री जी खुद काम करना चाहते हैं। बिजली मंत्री का बिजली का इंतजाम खुद करना चाहते हैं। बिजली मंत्री को कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। अगर बिजली मंत्री कुछ काम करना चाहेंगे तो वो करने नहीं दे रहे हैं। तो जो बात आप कहते हैं कि डबल इंजन मिलकर के सरकार चला रहा है, नहीं, डबल इंजन टकरा रहे हैं और इधर तो डब्बे भी टकरा रहे हैं। और डबल इंजन की टंकी कितनी बड़ी है भ्रष्टाचार की, इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। जो डबल इंजन है उनकी टंकी भी बहुत बड़ी बड़ी है भ्रष्टाचार की। जो भी महापाप, महाघोटाला हुआ है उसको ये फेस नहीं कर पा रहे। जल जीवन मिशन का न केवल वो, नहीं, दूसरा चढ़ावे की चोरी जो हुई है, जो महापाप हुआ है, जो महापाप और महाघोटाला हो रहा है, उसका जवाब नहीं है। और पानी की टंकी अच्छी याद दिलाई। मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएं और किसी पानी की टंकी के नीचे प्रेस करें और जब प्रेस शुरू हो जाए तो कोई उसमें पानी भर दे बस। और ये बात मैंने जब प्रेस में कही तो एक दिन बरेली की खबर मैंने सुनी कि बरेली के कुछ लोग टंकी के नीचे ताश गड्डी खेल रहे थे, दहला पकड़, और किसी ने उसमें पानी भर दिया और पानी क्या भरा के वो टंकी ढह गई वहां पर। इनके भ्रष्टाचार का पानी सह नहीं कर पाई टंकी, जो भ्रष्टाचार है उसको सह नहीं कर पाई और उसका परिणाम ही हुआ कि वो टंकी गिर गई और कई घायल हो गए उसमें। लगता तो यह है कि पानी की टंकियों की पाइपलाइन लखनऊ के 5 कालीदास तक पे जुड़ी हुई है। अंदर ही अंदर पाइपलाइन भ्रष्टाचार की कालीदास तक आ रही है। और जो हमारे साथी ने कहा है, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी को अपना पुराना समय याद आ रहा होगा जब समाजवादी सरकार थी। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार ने एक भी प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट और दिल्ली सरकार का एक भी प्रोजेक्ट कभी नहीं रोका। अगर उन्होंने कभी कहा कि कॉरिडोर बनना है, ये जो कॉरिडोर की बातें जरूर कर रहे हैं, हालांकि इनके कॉरिडोर घपले और घोटाले के लिए बनते हैं। इनका कॉरिडोर बिना घपले घोटाले के कोई खत्म ही नहीं होता। इनके जितने कॉरिडोर हैं और ये सबकी निशानियां, सबका इतिहास मिटाना चाहते हैं। जहां हम और आप लोग यहां बैठे हैं, अयोध्या का एक बहुत पौराणिक मंदिर तोड़ दिया भगवान का।
भगवान शिव का मंदिर तोड़ दिया, बुलडोजर लगा दिया, बताइए। बनारस में सैकड़ों मंदिर, और बनारस के घाट, राजमाता हमारी सबसे पूजनीय अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने वो घाट बनवाए थे, जिन्होंने वो स्थान सौंदर्यीकरण किया था, रेस्टोरेशन के नाम पर पूरा घाट तोड़ दिया इन्होंने, बुलडोजर चला दिया, आज अयोध्या में चला दिया इन्होंने। तो ये घपले घोटाले वाले लोग हैं। ये कॉरिडोर इसलिए बनाते हैं कि घपला कर लें इसमें। और जहां तक जो आपने कहा उसी का मैं जवाब दे रहा हूं कि कभी भी कॉरिडोर को लेकर के या वाराणसी के विकास को लेकर के अगर कोई योजना आई होगी तो उस समय समाजवादी सरकार ने पूरा सहयोग किया, भारत सरकार का सहयोग जनता का किया। आज हमारे बीच दोनों वो लोग नहीं हैं, दो बड़े नेता बीजेपी के, वो हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी और श्यामदेव राव चौधरी जी, जो बनारस के बहुत ही प्रतिष्ठित और पुराने हमारे नेता थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे सीनियर। और वो धरने पर बैठ गए। उस समय एक जिलाधिकारी हमारी सरकार के थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी मांग नहीं मानेंगे तो इनमें से कोई ना कोई अपनी जान दे देगा और सरकार की बहुत बदनामी होगी। मैंने उन्हें दोनों लोगों को धरने से उठवाया और धरने से उठवा करके मैंने लखनऊ बुलाया और लखनऊ में मैंने पूछा कि क्यों धरने पर आप बैठे हैं। तो उस समय के वरिष्ठ दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र हो गया है, आप 24 घंटे बिजली करा दीजिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री चुन गए, लेकिन हमारी शर्त केवल इतनी है कि आप उत्तर प्रदेश का बिजली का जो आवंटन है, एलोकेशन है, उसको बढ़वा देना। हमने 24 घंटे बिजली कर दी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के बिजली का कोटा ये नहीं बढ़वा पाए डबल इंजन वाले, बड़ी टंकी वाले भ्रष्टाचारी लोग, महा घोटाला, महापाप करने वाले लोग। तो उन्हें पुराना समय याद आ रहा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार मदद करती थी। और ये सरकार के जो मुखिया हैं वो कहो नमस्ते भी ना करें, लखनऊ से जाते हैं तो आदाब करना भी भूल जाते हैं। इनके बड़े बड़े नेताओं को तो वो नमस्ते नहीं करते हैं, ये तो सबने देखा है। तो उन्हें अपना पुराना समय याद आ रहा होगा कि पुरानी सरकार देखो कितना सहयोग करती थी। और मुझे याद है जब जापान से क्योटो को लेकर के जो दोनों सरकारों के बीच में एमओयू हो रहा था बनारस, तो उस समय प्रस्ताव ये रखा था कि वाराणसी का और क्योटो का दोनों शहरों को एक तरीके से डेवलप किया जाएगा, सिटी दोनों के कुछ प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा। तो उस समय अगर किसी ने सहयोग किया था तो समाजवादी सरकार ने किया था। हम लोगों ने तो साइन कर लिए थे सभी एमओयू, लेकिन देखिए कितना झगड़ा है डबल इंजन में कि उन्होंने क्योटो नहीं बनने दिया वाराणसी। देखिए प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं क्योटो बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते नहीं क्योटो क्या है। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि वो क्योटो नहीं जानते क्योटो क्या है। अब आप जो मुख्यमंत्री क्योटो न जानता हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप। और फिर मेट्रो दी थी मेरे बनारस में कि बनारस के लोगों को भी मेट्रो मिल जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी गए झांसी, उन्होंने कहा कि हम मेट्रो बनाएंगे झांसी में भी और गोरखपुर में भी। अभी आप देख लेना 15 दिन बाद बारिश होने जा रही है, मेट्रो तो नहीं चलेगी गोरखपुर में, वहां बोट चलेगी, नाव। और अगर ये बात नहीं सही हो तो हमारे बाद लगता है कोई आने वाला है यहां बैठेगा उनसे पूछ लेना कि नाव बनवा ली कि नहीं बनवा ली इस बार बारिश में पानी में चलने के लिए। वहां सोचिए नाला नहीं बनवा पाए, नाले नहीं बनवा पाए मुख्यमंत्री। बताइए क्या मुख्यमंत्री हैं। और बिजली का कारखाने का नाम नहीं ले पाते हैं एक बार भी। अगर एक बार भी उनके मुंह से सुनाओ 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, तो आप बताओ अगर कभी सुना हो तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को पुरानी बात याद आ रही होगी कि किस तरीके से समाजवादी सरकार में हर प्रोजेक्ट में सहयोग मिलता था और सरकार सहयोग करती थी। एक बहुत अच्छी बात आपने कही अभी कि जो जिस विभाग का मंत्री है वो अपने विभाग का काम छोड़ के दूसरे विभाग का काम कर रहा है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ न देख के वो मुंडन धर्मार्थ कार्य इसमें बिजी है। शिक्षा मंत्री शिक्षा का काम न देखे, पर्चा लीक होता है रोज,
बच्चे परेशान हो रहे हैं करोड़ों की तादाद में, वो कहीं और बिजी हैं। रक्षा मंत्री एयरफोर्स लगा के एग्जामिनेशन करा रहे हैं। तो इसमें जो आपने अभी चर्चा की, अभी शेखर सुमन एक बहुत पॉपुलर फिल्म स्टार हैं, आप लोग देखते होंगे, उनका एक शो आ रहा है आजकल, शेखर टुनाइट। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसी बात को इलेबोरेट किया था कि हमारे देश की जो सबसे विकसित सरकार है, जो 2047 तक देश को विश्व गुरु बनाने जा रही है, उसके मंत्री अपना विभाग का काम छोड़ के बाकी विभागों का काम देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री हैं, उनके पास नगर विकास का भी चार्ज है, दोनों विभागों के कर्मचारी और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। आपने सरकार चलाई, सिर्फ 5 साल में आपने किस तरह से इस गवर्नेंस मॉडल को आगे बढ़ाया कि इतने सारे काम हुए जो लैंडमार्क काम है, जो आज भी दिखाई दे रहे हैं। शोकेस करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, वो खाली गमला लगा देते हैं आपके लोहिया पथ पर और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हुए थे। अब बाद में गमले भी उनके लोग चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो आपका कोई मॉडल था, उसको थोड़ा शेयर करिए। इस बात का वासिन सर, इस बात का जो बाकायदे मुख्यमंत्री जी ने कहा हाँ, भी है कि हमारे पास था। सीसीटीवी कैमरे हैं, हाँ। जिससे कि बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो गाड़ियों से आते हैं, हाँ। लेकर जाते हैं। हाँ। इसी में सर एक छोटा सा सरकार की जानकारी में बहुत से लोगों का चोरी भी होते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न है, जिस समय बंगाल के इलेक्शंस हुए थे, उसी में कोलैबोरेट आपको वो कर रहा हूँ कि बंगाल का जब इलेक्शंस हुआ था और रिजल्ट के परिणाम आए थे, तो बहुत सी मीडिया घरानों में या बहुत सी पार्टियों में ये चर्चा हुई थी कि आप तुरंत जो है बंगाल चले गए थे, जिसको लोगों की उत्सुकता थी कि आखिर आप बंगाल तुरंत क्यों चले गए, एक हार की बधाई देने के लिए कि किस चीज़ की चर्चा करने के लिए वहाँ पर बंगाल में जाके गए, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शंस के दौरान तमाम जो है इसका आपके ऊपर समाजवादी पार्टी पे गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता था, जैसा लोगों का कहना है। इसमें जिसका दाना उसका गाना, इसलिए चल रहा है ये सब फसाना। जो बात आपने कहा कि जो मंत्री जिस विभाग का है वो अपना काम नहीं कर रहा, तो जिसका दाना उसका गाना, ये मुझे उम्मीद है कि नेशन 27 अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा और इन मंत्रियों का ये फसाना नहीं चलने देंगे। कम से कम ये मंत्रियों को अपने विभाग तो ठीक रखने चाहिए, और जो स्वास्थ्य विभाग है उसको खुद इलाज की जरूरत है, उसे खुद ऑक्सीजन की जरूरत है। पूरा स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया, किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा। अभी मैं आगरा गया था, यूपी का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है वहां पर, और वहां पर जो मुझे आंकड़े मिले, मैंने देखा कि वहां सब पीएससी बंद हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 1-2 नाम मात्र के चल रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1000 प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम शुरू करा दिए। सोचिए आप, 1000 सोचिए, सरकारी बंद और प्राइवेट 1000 चल रहे हैं 10 साल से। इसी तरह शिक्षा विभाग में कई हजार प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, कई हजार, और कई शहरों में सबसे ज्यादा हुए हैं। और मैं गोरखपुर का बताना चाहता हूं कि लगभग सभी पीएससी बंद हैं, वहां केवल 6 चल रहे हैं। बताइए, लगभग 70 पीएससी सेंटर्स हैं वहां, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 70 के लगभग प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, केवल 6 चल रहे हैं, बाकी सब बंद हैं। बताइए आप। और गोरखपुर जहां एम्स है, जहां मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इलाज नहीं मिल रहा लोगों को। लखनऊ आते हैं इलाज के लिए। सोचिए आप, गंभीर बीमारी हो जाए तो पीजीआई में आते हैं। एम्स किस लिए बना था बताइए? समाजवादियों ने जमीन दी थी, उस समय उपलब्ध कराई थी, उसकी वजह से वो एम्स बना गोरखपुर में। और गोरखपुर में इलाज नहीं मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में यह हाल होगा तो क्या आप उम्मीद करोगे किसी और क्षेत्र में किसी मंत्री से? अच्छा, मंत्रियों को फुर्सत ही नहीं है, वो किनारा ढूंढ रहे हैं कि कुछ जेब भर जाए उनकी भी। और अब तो आखिरी वक्त है, अब तो आखिरी वक्त है। बताइए। और यही नहीं, हमारे हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य, सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी अधर्मी लोगों ने किया है। ये जो सनातनी का सुबह से शाम तक ये गाना गाते हैं,
इन्होंने हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान किया। और इस बार जनता देख रही है, जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया है, ऐसे अधर्मी लोगों का अंत होगा। जितने भी नकली संत हैं, उनका अंत होने जा रहा है। इस सरकार के मंत्रियों को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। जो गवर्नेंस मॉडल था आपका, उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए कि किस तरह से आपने। अभी मैं कुछ दिन पहले लोकसभा में था। मैं लोकसभा में जब ये चुनाव हम लोग जीत करके गए, तो कुछ एमपी खड़े खड़े चर्चा कर रहे थे। और वो चर्चा ये कर रहे थे कि देखिए, हमने प्रभु राम श्री राम जी का इतना भव्य सुंदर मंदिर बनवाया, लेकिन अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीत गई। जब मैं सुन रहा था, मेरे सुनाई दे गया मुझे। और उसी में ये भी कह रहे थे कि कितने हजार करोड़ का हमने मंदिर बनवाया, 2000 करोड़ का मंदिर बन रहा है, वहां चुनाव हार गए। तभी उनसे मैंने कहा कि समाजवादी सरकार में 15,000 करोड़ का देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे बना था, हम हार गए चुनाव। तो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा बना करके, और आप तो बहुत करीब रहे हैं नेताजी के और पार्टी के। जब मैं शिलान्यास करने गया तो नेताजी ने कहा कि इसका उद्घाटन कब होगा। उन्हें लगा कि 3 साल बाद उद्घाटन होगा, और 3 साल बाद पता नहीं किसकी सरकार बने। नेताजी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं इसका शिलान्यास नहीं करूंगा। शिलान्यास तभी करूंगा जब इस सड़क को आप 2 साल में बना करके तैयार कर दो। उस समय जिन लोगों को काम मिला था, मैं उनसे एक एक से बात की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का सहयोग मिल जाएगा तो हम इसको 2 साल के अंदर बना देंगे। मुझे याद है, नेताजी ने स्वीकार नहीं किया। जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे, शाबूजी पालन जी, एनसीसी, एलएनटी, उन सब के अधिकारियों से कहा कि नहीं, आप सब प्रेस के सामने कहिए। और जब प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि हाँ नेताजी, 24 महीने में आपकी सड़क बना करके तैयार कर देंगे, और उसी का परिणाम है कि देश में 22 महीने में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और 23 किलोमीटर की लिंक रोड, जो नोएडा से आगरा आ रहा था एक्सप्रेसवे, उससे जोड़ने का काम अगर किसी सरकार में हुआ तो समाजी सरकार में। और ये तो सड़क पे अभी हवाई जहाज उतार रहे हैं, जो काम हम लोग 10 साल पहले कर चुके। बताइए आप, जब उद्घाटन हुआ था तो लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एयरफोर्स के सभी हवाई जहाज, हरकुलस सबसे भारी विमान है, वो उतरा था, और मिराज उतरा था, सुखोई उतरा था। जो काम 10 साल पहले हम लोगों ने कर लिया, वो अब कर रहे हैं 10 साल बाद। और ये जो रिवर फ्रंट बना है, मैं कहता हूं गुजरात के अहमदाबाद से अच्छा हमारा रिवर फ्रंट है। इसी जलन में, इसी जेलसी में इसकी न जाने कितनी जांच करा दी इन्होंने, लेकिन जांच से कुछ असर नहीं हुआ। इतने दिन काम ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन आज भी रिवर फ्रंट सबसे अच्छा है। अगर कहीं उदाहरण पेश किया है तो समाजवादियों ने ये करके दिखाया। न केवल ये करा है, बल्कि पूरे देश में 5 शहरों में मेट्रो कहीं नहीं बन रही है। समाजवादियों ने 5 शहरों में मेट्रो बनवाई। उस समय जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने सहयोग किया था। नेताजी के कहने पर उन्होंने एक साथ 5 मेट्रो की परमिशन दे दी थी उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार को। उसका परिणाम हुआ कि लखनऊ में भी मेट्रो है, कानपुर में भी मेट्रो है, आगरा में भी है, नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाली मेट्रो, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, इन सभी मेट्रो को बनाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। और ये सरकार जब से आई है, इस सरकार ने लखनऊ की मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ाई है। जहां तक मेट्रो जाती है वहीं से वापस लौट आती है। ये तो मुख्यमंत्री जी का काम है। तो केवल यही काम नहीं, बल्कि बिजली के क्षेत्र में जो आज बिजली उपलब्ध है, वो समाजवादियों की देन है। अगर आपका घाटमपुर में प्लांट लगा है निबेली लिग्नाइट का, लगभग 2000 मेगावाट का, समाजवादियों की देन है। ललितपुर में पावर प्लांट लगा है, वो समाजवादियों का देन है, 2000 मेगावाट का। इसी तरह हरदोआगंज में आपके एटा में 2000 मेगावाट का है, मेजा में लगा है, टांडा में 6x सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा है, वो भी समाजवादियों की देन है। जो आज बिजली उपलब्ध हो रही है, कोयले से बिजली जो बन रही है, सबसे ज्यादा प्लांट समाजवादी सरकार ने लगाए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहेंगे, और आप जरूर पूछना कि आप अपना बताओ कि कौन सा बिजली का कारखाना एक लगाया, तो बता दो हमें। कोई एक लगाया हो तो बताओ। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, केवल इन्होंने जनता का बिजली का बिल बढ़ाया बस।
और स्मार्ट मीटर लगाए, वो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए। केवल ये काम ये सरकार कर रही है। केवल यही नहीं, न जाने कितने बड़े बड़े काम किए। मैं देखता आ रहा हूं कि चिप बनाने की होर्डिंग लग गई है। लखनऊ में एचसीएल को लाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया। इन्होंने तो केवल बेचने का काम किया। जो मॉल बना है आपका चक गजरिया में, आज भी देश का सबसे अच्छा मॉल है, वो सरकार का मॉल था, आते ही इन्होंने बेच दिया। एक मंडी बनवाई थी किसानों के लिए, किसानों को रुकने के लिए जगह बनाई थी, आते ही इन्होंने ये भी बेच दिया। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी चीजें बेच रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच देते हैं। मॉडल से अखिलेश जी, अयोध्या के सांसद जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा जो इस समय जो है मुद्दा चल रहा है अयोध्या का, जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम लेकर जो है जो उन्हीं के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। अयोध्या के सांसद जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा ये इस समय जो है मुद्दा एक जो चल रहा है, उसको क्या कहेंगे उसमें? आपका सौभाग्य है कि नेशन 27 को जब लॉन्च हुआ है, आपका सौभाग्य है, सबसे अच्छा मुद्दा आपको मिल गया है। आप इस मुद्दे को छोड़ना मत। इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए कोई नहीं हो सकता। चढ़ावे में चोरी होनी बात, चढ़ावे की चोरी, चंदे की चोरी और जमीन घोटाला, इन सब बातों को अगर आप रखेंगे तो सबसे ज्यादा टीआरपी अगर किसी की होगी तो नेशन 27 की होगी। 24 घंटे तो आप सब करते हैं राजनीति या पत्रकारिता, 24 घंटे की तो आप सब करते हैं, लेकिन 3 घंटे की अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों की भी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को घून लगा रहे हैं, उनकी भी पत्रकारिता कर करके आप जनता के सामने रखेंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए मंत्रियों का मजाक उड़ाते हैं। कभी योगा न करने के कारण, कभी बिजली कंपनियां बनी कि नहीं बनी, कितने पावर प्लांट लगे आप नाम पूछ देते हैं, कभी कह देते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है उसमें कितने इन्वेस्टमेंट आए, इसका आंकड़ा पूछने लगते हैं। ये जानबूझ के आप किसी को चिढ़ाने के लिए करते हैं कि सचमुच आप चाहते हैं कि प्रदेश की जनता तक ये जानकारी पहुंचे कि मौजूदा सरकार पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या कोई ठोस काम कर पाई है कि नहीं? हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते। जो बात हमें दिखाई देती है हम केवल सलाह देते हैं, और सलाह ये दी मैंने कि पूरा भारत योग करता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। आपको क्या जरूरी है कि एक टांग पे खड़ा होना है आपको? भाई अनुलोम विलोम कर लेते, अनुलोम विलोम कर लेते तो आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाती। क्यों आप एक टांग पे खड़े हो और एएनआई को बुलाया अपने चैनल? गलती आप स्वयं करते हैं और आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। आप क्यों लाइव कर रहे थे? आप लाइव क्यों किया आपने? अब आप क्रिकेट खेलने गए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा भी एक टप्पे के बाद बॉल मार देगा बैट से, हमारे मुख्यमंत्री 3 टप्पे के बाद नहीं मार पाए, बताइए बैट। तो आपको क्या जरूरत है कैमरे लगा करके क्रिकेट दिखाने की? और फिर एएनआई में गुस्सा तो सबको आता है, स्वाभाविक है। कई बार बहुत से कारण होते हैं गुस्से के, मेडिकल कारण भी हो सकता है, लेकिन कई बार कोई बात न सुने उसके कारण भी हो सकता है। आप एएनआई पे क्यों बोल रहे हो गुस्सा? क्यों बोल रहे हैं आप गुस्सा? तो जब जनता देख रही है, हम तो जनता को केवल याद दिलाते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। और अपमान का काम करने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। नकारात्मक राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, उनके पास सब डिग्रियां हैं। पहली बार देश के लोकतंत्र में हो रहा होगा कि निगेटिविटी के लिए पैसा खर्च हो रहा है। आपको जानकारी होगी लखनऊ में बड़े बड़े नकारात्मक लोग आ गए हैं। अभी तक तो हम अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड नकारात्मक लोगों को देखते थे, जिनके मुंह पे स्वदेशी रहते थी, मन में विदेशी हैं वो लोग। स्वदेशी मुंह से, मन से विदेशी। लखनऊ में सेंटर खुल गए हैं कि पार्टी के नेताओं की कैसे छप खराब की जाए, और उसके बाकायदा पैसा दिया जा रहा है। तो सोचिए कहीं ऐसा होता होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया जाए, उसकी ऑफिसेस खुल जाएं लखनऊ में,
ऑफिस खुल गई है लखनऊ में। हमें लोगों ने जानकारी दी है कि उन्हें कई 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जिसका दाना उसका गाना, ये अफसाना नहीं चलेगा। अब नेशन 27 आ गया है। एक और जरूरी मुद्दा है कि अगर 2027 में आप जा रहे हैं और आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा है और आपका आकलन है कि उत्तर प्रदेश की जनता मौजूदा शासन से ऊब चुकी है, तो आप अगर 27 में मान लीजिए चुनाव में जाते हैं तो आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? और अगर सरकार बन जाती है, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, तो उस समय आपकी प्रायोरिटी क्या होगी आपकी सरकार की? देखिए, उत्तर प्रदेश देश को दिशा देता है और हमें सबको मिलकर के इस बार लोकतंत्र, संविधान और चुनाव बचाना है। यूपी का चुनाव अगर हाथों से समाजवादियों के फिसल गया तो फिर देश में चुनाव नहीं होगा। ये मैं आज बताना चाहता हूं आप सबको। यूपी का चुनाव बीजेपी के हाथ में चला गया तो देश का चुनाव नहीं होगा। और ये वो लोग हैं जो लोग रूमर फैला रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा। ये नवंबर में चुनाव का रूमर इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इनको पता है खाद और डीएपी इनके पास नहीं है। मान लीजिए जब गेहूं की फसल का समय आएगा तो किसान खाद मांगेगा, डीएपी मांगेगा। इनकी विदेश नीति इतनी असफल हो गई है कि खाद डीएपी इनके पास नहीं है। इसलिए किसानों को खाद डीएपी न देनी पड़ जाए, इसलिए नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं। अभी इन्होंने विधानसभा में भेजे हैं लोग, वहां से जो सर्वे रिपोर्ट आएगी, और एक सर्वे रिपोर्ट ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगीत साथियों से भी बनवा रहे हैं। उसमें पता लगा है कि बहुत सारे सहयोगी दलों को टिकट नहीं मिलने जा रही है। अभी सहयोगी दल भी छटपटाएंगे और कई सहयोगी दल तो अपनी लिस्ट बनाए बैठे हैं बड़ी बड़ी, जितने जीते उतने ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, उनकी भी कटौती होगी। तो इन्हें भी सावधान रहना है। तो मुद्दे यही हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई तो है ही है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हमारे मंत्री अपमानित हो रहे हैं, मंत्री, बड़े बड़े मंत्री अपमानित हो जा रहे हैं। और इतनी लूट कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई होगी। क्या कोई मंदिर का चढ़ावा लूट लेगा बताओ? कंडे में पैसे निकल रहे हैं, कंडों में। और अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि कम पैसा है। हमारे पत्रकार साथी लोग जाग गए हैं, अब तो कई 100 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सौभाग्य है आपका नेशन 27 चैनल का। जिस समय आपका चैनल लॉन्च हो रहा है उसी समय आपको देश और दुनिया का सबसे बेहतरीन मुद्दा मिल गया है। आप जितना खुलासा करेंगे उतनी ही आपकी टीआरपी बढ़ती जाएगी। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपने कहा अभी कि सहयोगी दल आपके जो है इनके अपने टिकट मांग रहे हैं या टिकट में उनकी कटौती होगी। कुछ ही देर पहले एक सहयोगी दल थे जो चुनाव आपके साथ लड़े लेकिन बाद में सरकार के साथ शामिल हो गए। उन्होंने तो कसम खाई इसी मन से कि अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। ये सहयोगी दल किसी के नहीं होते हैं, ये सरकार के साथ होते हैं। ये दिन में इधर, रात में उधर। अभी जैसे जैसे दिन करीब आएंगे आप देखना सहयोगी दल कहां कहां जाएंगे। और पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है। एक सहयोगी दल था हमारे बगल में बैठा था, प्रेस कर रहा था हमारे बगल में। पता नहीं कौन सा प्रसाद मिला कि हमें छोड़ के सीधा मुख्यमंत्री आवास में। सोचिए आप। और एक सहयोगी दल जो आप बता रहे हैं वो हमारे बोर्ड से जीते लोग हैं, हमारे बोर्ड से, हमारे सहयोग से, समाजवादियों के बोर्ड से जीते हुए लोग हैं। कभी उनका पुराना वीडियो भी तो सुनना। एक वो गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। उसके आगे की लाइन तो हम कभी बोल ही नहीं सकते। अगर किसी पे गाना हो तो यूट्यूब पे बजा दो, चल सन्यासी मंदिर में, और अगली लाइन क्या है। तो सोचिए, ऐसे लोगों के साथ सरकार झुक गई। ये पीडीए की ताकत है जिसकी वजह से सरकार झुक गई है। लेकिन पीडीए के लोगों ने भी इस बार मन बना लिया है कि पीडीए के लोगों के साथ जो धोखा हुआ है, इसीलिए मैंने पीडीए की ऑडिट की है। जितनी नौकरियां सरकार में निकली हैं सब पिछड़े और दलित भाइयों की सरकार ने नौकरी छीन ली और बड़े पैमाने पे नौकरी छीनी है। अगर एक पन्ने का भी किसी सरकार के पास जवाब हो तो बता दें। तो इस बार पीडीए के लोग
सामाजिक न्याय की राज की स्थापना करेंगे और सरकार बनाने का काम मिलकर के हम लोग करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस समय जैसे जिसका कि गृह मंत्री जी ने भी संसद में जवाब दिया था कि जो जनगणना चल रही है, जनगणना को उन लोगों ने शुरुआत कर दी है, जनगणना घर घर इस समय चल रही है, सारे लोगों की इस समय ड्यूटियाँ लगाई हैं, उस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? क्योंकि जनगणना भी एक, आप लोगों ने कई बार उठाया है मुद्दा जनगणना का। पूरे देश की जो सामाजिक न्याय के राज की लड़ाई लड़ रहे थे वो जनगणना चाहते थे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत आरक्षण मिलता था, हक और सम्मान मिलता था, जो छीनना चाहते थे वो कभी जनगणना नहीं चाहते थे। अभी तो केवल मकान गिने जा रहे हैं, अभी जातीय जनगणना नहीं शुरू हुई है। और फिर जातीय जनगणना में समय कितना लगना है? अगर ये सरकार की नीयत साफ होती तो आजकल तो टेक्नोलॉजी है और आजकल तो इतना संसाधन है, बहुत आसानी से जातीय जनगणना हो जाती। पूरे देश की जनता चाहती है कि जातीय जनगणना हो और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। उस दिशा में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और काम करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी पे भरोसा मत करना, ये जातीय जनगणना को इतना टालेंगे, जाने क्या क्या नया गणित बैठाएंगे। जो लोग चुनाव में हेरा फेरी कर सकते हैं, जिन पे न जाने कितनी हेरा फेरियों का आरोप है। अभी नीट की परीक्षा ही देखिए आप, लाखों लाख बच्चों के परिवार और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दी। 4 लाख बच्चे हैं यूपी के जो नीट लिखते थे परीक्षा। अगर उन्हीं का हिसाब किताब लगा लें, एक परिवार में 5 लोग प्रभावित हुए हैं तो 5 गुणा इंटू 4 लाख तो कितना हो गया? 20 लाख। सोच लीजिए, अगर नीट के बच्चे और उनके परिवारों ने ही ठान लिया इस सरकार के खिलाफ मतदान करने का, तो इनकी सरकार का ही नहीं पता लगेगा कहां चलेगी सरकार। अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट का, और जिस तरह का जोड़ तोड़ दिखाई दे रहा है देश में कि अलग अलग दलों को तोड़ के पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसी हालत में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की क्या स्ट्रेटेजी होगी? अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल आता है, डिलिमिटेशंस का बिल आता है, तो फिर उस स्थिति में आप लोग किस तरह से काउंटर कर पाएंगे रूलिंग अलायंस को? ये जो बड़ा बड़ा नारा दे रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के प्रधानी का चुनाव तो करा नहीं पा रहे। क्या कह रहे? 1 नेशन 1 इलेक्शन। हमारे प्रधानों का खर्चा बढ़वा दिया। अभी देखिएगा, ये जब मंत्री लोग जाएंगे बीजेपी के लोग, इनको कैसे घेरा जाएगा। जो प्रधान हमारे तैयारी कर रहे थे, अब वो अपना खर्चा तो कम कर नहीं सकते। अब उनकी मजबूरी है कि खर्चा करें, और अगर खर्चा कम किया तो चुनाव हार जाएंगे। तो सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा सकते, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और जो लोग एक फेस में चुनाव नहीं करा सकते हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं पहले यूपी में करके दिखाओ एक फेस में इलेक्शन, एक फेस में इलेक्शन करा के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव करा लोगे। तो जो लोग प्रधानी से घबराए हुए हैं, उनका कौन भरोसा करेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? इन बीजेपी वालों को रटा दिया है दिल्ली से कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जानते कुछ नहीं है, बोला 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या जानते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात करते थे? नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या जानते हैं लोग? नहीं, 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन की भी बात करते थे। किसका? एक पर्चा ठीक से नहीं करा। नहीं, वो एक साथ अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए 1 नेशन वो और परीक्षा कराते हैं। जो सीपीएमटी था, आप कभी पता करिएगा, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बार बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय के मुख्यमंत्री ने दबाव बनाया था कि सीपीएमटी में उनके एडजस्ट करिए, आप उनके बच्चों को पास कराइए। उस समय जो सीपीएमटी के मेन इंचार्ज थे, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन इस सरकार के लोगों ने दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने दबाव की परवाह नहीं की थी और सीपीएमटी एग्जाम हुआ था। ये बीजेपी के लोग नीट के माध्यम से अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। बताइए, जो घुसपैठियों को ढूंढते हैं, इन्हें अपने घुसपैठी नहीं मिल रहे जिन्होंने नीट का परीक्षा पास कर वो पेपर लीक कर दिया। वो कहां है वो लोग? जो वो सब बीजेपी के निकले। यूपी में भी आप पता कर लेना, जितने भी परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं उसमें अधिकारी और बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये मीडिया के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से दूसरों के खिलाफ प्रचार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि नेशन 27 ऐसे तमाम झूठे प्रचारों का मुकाबला करेगा।
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जब आप नेशन बनाना चाहते हो, वो भी 27 में नेशन बनाना चाहते हो, 27 में बदलाव है यूपी में, और बिना यूपी के नेशन कैसे बनेगा? इसलिए जब आप शुरुआत यूपी से कर रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। मैं उसी के प्रश्न में लास्ट में हम लोग आ रहे हैं, लास्ट के क्वेश्चंस में आ रहे हैं कि सारी पार्टियां जो है इस समय 27 के चुनाव में जा रही हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी संस्था। आज आपके हाथ में 27 है, क्या कहेंगे इस 27 के चुनाव को लेकर? आपके हाथों में हम लोग ने 27 दे रखा है। ये तो एक आपके माध्यम से हमें मिल गया है, अभी जनता को 27 देना है और जनता इंतजार कर रही है इस बार। 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश बनाने का चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाला चुनाव होने जा रहा है। और जिन लोगों ने चढ़ावे में चोरी की हो, चंदे में चोरी की हो, इलेक्शन कमीशन के लेकर के इन पे सवाल लग रहे हों, और मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने फॉर्म 7 में बेईमानी करने की कोशिश की हो, एक नंदलाल निषाद था, मैं उस बहादुर का बधाई देता हूं कि वे बीजेपी के चंगुल में नहीं फंसा वो, नहीं तो बीजेपी के लोग को लालच दे करके उस नंदलाल निषाद को हमारे पास नहीं आने देते। उस नंदलाल निषाद ने इस बीजेपी सरकार की पोल खोल दी, इलेक्शन कमीशन की पोल खोल दी, उसके नकली दस्तखत करा करके वोट काट रहे थे समाजवादियों को। मैं उस बधाई देना चाहता हूं नंदलाल निषाद को, जो समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र और संविधान बचाने के साथ खड़ा हो गया। उसने कोई परवाह नहीं की और वो उसने फॉर्म 7 बंद करा दिया उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपको इस शुभारंभ जो चैनल का हुआ है उसमें शिरकत करने के लिए और हम लोगों के सवालों का बेबाक तरीके से जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ब्रजेंद्र जी को, वाशिन जी को और अभिनव जी को बधाई देता हूँ, आए हुए सभी गेस्टों को बधाई देता हूँ जिनको इंतजार करना पड़ा मेरी वजह से। मुझे उम्मीद है कि अब उन्हें पूरा मौका मिलेगा यहाँ बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आप सबको। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कृपया मंच पर बने रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सीएमडी सर, विजेंद्र सिंह सर, प्लीज हम मंच पर आए। और ये नेशन 27 की टीम की ओर से एक छोटा उपहार और स्मृति चिन्ह। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। युवा नेता, साथ ही मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहूंगी शैलेंद्र शर्मा सर को भी। सर कृपया मंच पर आए। मुख्यमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान आपने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की। जनता के बीच आपकी सहज पहुंच और जमीनी मुद्दों पर सक्रियता आपको एक लोकप्रिय जननेता के रूप में स्थापित करती है। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आप लगातार किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेशन 27 की लॉन्चिंग सेरेमनी में हम ऐसे अनुभवी और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा और जनसेवा के माध्यम से करोड़ों लोगों का विश्वास अर्जित किया है। अखिलेश यादव जी, नेशन 27 की लॉन्चिंग सेरेमनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।